नमस्कार। चलिए आज भारत की साहित्यिक विरासत के एक कमाल के सफर पर निकलते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ किताबें सिर्फ कागज और स्याही नहीं होती, बल्कि वो पूरे देश की कहानी बन जाती हैं। तो बात यह है कि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। ये तो वो नींव के पत्थर हैं जिन पर भारतीय सोच और हमारे इतिहास की पूरी इमारत खड़ी है। तो चलिए इसी आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है प्राचीन भारत। यहाँ हम उन ग्रंथों से मिलेंगे जिन्होंने हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारे दर्शन यानी फिलॉसफी की पहली ईंट रखी थी। ये वाकई कमाल की बात है ना, कि हजारों साल पहले शासन, इतिहास और समाज पर लिखे गए ये ग्रंथ आज भी कितने रेलेवेंट हैं। सोचिए, चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी पॉलिटिकल साइंस की क्लास में पढ़ाया जाता है, और पाणिनि की अष्टाध्यायी ने तो भाषा विज्ञान की दुनिया ही बदल दी। और फिर हमारे महान महाकाव्य और क्लासिकल लिटरेचर, महाभारत जैसे महाकाव्य और कालिदास जैसे नाटककारों ने अपनी रचनाओं से भारत की सांस्कृतिक पहचान को एक गहरी, एक मजबूत शक्ल दी है। अब जरा समय में आगे बढ़ते हैं। कभी सोचा है कि एक कलम एक तलवार से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बिल्कुल यही हुआ था। महात्मा गांधी की किताबें सिर्फ किताबें नहीं थीं, वो एक विजन थी, एक आजाद और आत्मनिर्भर भारत का सपना। उनकी किताब हिंद स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल आजादी की बात नहीं करती, बल्कि वो ये सवाल करती है कि एक अच्छा, एक सच्चा समाज कैसा होना चाहिए। और सिर्फ गांधी जी ही नहीं, हमारे ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ क्रांतिकारी नहीं बल्कि बड़े गहरे विचारक और लेखक भी थे। नेहरू से लेकर बोस तक हर किसी ने अपनी किताबों के जरिए आने वाले भारत की नींव रखी। इस टाइमलाइन को देखिए, 1857 के गदर के विश्लेषण से लेकर भारत की आत्मा की खोज तक लिटरेचर ने आज़ादी के आंदोलन के हर कदम को न सिर्फ रिकॉर्ड किया, बल्कि उसे एक नई आंख भी दी। आज़ादी के बाद का भारत एक नई सुबह जैसा था, लेकिन इस सुबह में कई चुनौतियां भी थीं, कई उलझनें भी, और लेखकों की एक नई पीढ़ी ने इसी सच्चाई को अपनी कहानियों का आईना बनाया। अगर आधुनिक भारत की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखनी है, तो प्रेमचंद और खुशवंत सिंह को पढ़ना ही होगा। एक तरफ प्रेमचंद है जो गोदान में गांव की मिट्टी और उसकी आत्मा को समेट लेते हैं, तो दूसरी तरफ खुशवंत सिंह जो ट्रेन टू पाकिस्तान में बंटवारे का दर्द और शहरी जिंदगी की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देते हैं। और इस दौर में हमें कितनी तरह के लेखक मिलते हैं। आर.के. नारायण अपने प्यारे से काल्पनिक शहर मालगुडी की कहानियां सुनाते हैं, तो वहीं सलमान रुश्दी मिडनाइट्स चिल्ड्रन में आज़ादी के साथ पैदा हुए बच्चे की कहानी के जरिए पूरे देश की कहानी कह देते हैं। कितना जबरदस्त तरीका है। अच्छा, अब जरा उन किताबों पर भी नजर डालते हैं जो भारत से बाहर लिखी गईं, पर जिन्होंने पूरी दुनिया पर असर डाला, और साथ ही आज के कुछ इंडियन बेस्ट सेलर्स भी देखेंगे। ये सिर्फ लेखक नहीं, ये वो ग्लोबल थिंकर्स हैं जिनके आइडियाज ने दुनिया को बदल दिया। प्लेटो के फलसफे से लेकर एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स तक इनकी सोच की गूंज आज भी हर जगह सुनाई देती है, भारत में भी। और आज का लिटरेरी सीन भी उतना ही वाइब्रेंट है। अरुंधति रॉय हों या गीतांजलि श्री, ये लेखक आज भारत की कहानियों को दुनिया भर में ले जा रहे हैं और बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीत रहे हैं। और हाँ, बायोग्राफीज को कैसे भूल सकते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि मुश्किलों से लड़कर आगे कैसे बढ़ा जाता है। डॉक्टर कलाम की विंग्स ऑफ फायर हो या मेरी कॉम की अनब्रेकेबल, हर कहानी एक प्रेरणा है। तो इतनी सारी किताबों और लेखकों के इस सफर के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ इम्तिहान में रटने वाले नाम नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही एक बातचीत है, पॉलिटिक्स, समाज और हमारी पहचान के बारे में। इन किताबों को पढ़ना मतलब भारत को समझना है। जॉर्ज आर.आर. मार्टिन का एक बहुत ही मशहूर कोट है जो कहता है कि एक पढ़ने वाला इंसान मरने से पहले 1000 जिंदगियां जी लेता है, जो कभी नहीं पढ़ता वो सिर्फ एक ही जीता है। ये इस पूरी बात को कितनी खूबसूरती से बताता है। तो अगली बार जब कोई किताब हाथ में आए, तो ये सोचना कि ये सिर्फ पन्ने नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक सामूहिक कहानी का हिस्सा है। और क्या पता यही किताबें किसी को अपनी खुद की कहानी लिखने की प्रेरणा दे दें। पढ़ने और सीखने का ये सफर कभी खत्म नहीं होता।